आजकल कूनो नेशनल पार्क की काफ़ी चर्चा चल रही है क्योंकि यहाँ पे 70 वर्षों बाद फिर से दोबारा चीता को भारत के जंगलों में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिए क्योंकि आपका यह जो सहयोग है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआती में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। नेशनल पार्क एक अपेक्षाकृत बड़ा एरिया होता है जिसमें कि जानवरों के साथ साथ जो उस वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ के जो बाकी जो इन्वायरमेंटल नेचर की चीज़ें होती हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वह एक अपेक्षाकृत छोटी जगह होती है, नेशनल पार्क से छोटी जगह होती है और वहाँ पे सिर्फ जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इन दोनों ही जगहों पे जैसे कि जू एक और इसमें एक बात और मैं जोड़ देती हूँ कि जो जू होता है और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। जू जो होता है वो पूरी तरीके से एक डिज़ाइन करके बनाया जाता है और वो आर्टिफिशियल एक पूरा लैंडस्केप है जो आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है जानवरों के हिसाब से। लेकिन जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं वह प्राकृतिक रूप से मतलब जिस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको उसी रूप में छोड़ के उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जू। अब हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों में यह फैला हुआ है। एक पहला ज़िला जो है वो मुरैना और दूसरा जो है वो शिवपुर। और इसका नाम जो पड़ा है कूनो वो एक नदी के नाम पे पड़ा है जो कि उसके पास से ही होकर गुजरती है, कूनो नदी। और ये जो नदी है वो नेशनल पार्क के बगल से होकर गुजरती है और नेशनल पार्क में जो पानी की ज़रूरतें होती हैं, एक जो पूरा उनको एक वाटरिंग का काम होता है वो इस नदी के पानी के द्वारा ही किया जाता है। तो और ये जो नेशनल पार्क है उसका जो पूरा एरिया है वो 748 माफ़ कीजिएगा 748 स्क्वायर किलोमीटर में यह पूरा एरिया फैला हुआ है। इसके अलावा इसका कुछ मतलब हर एक नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके साथ साथ कुछ एक बफर एरिया भी होता है और वो भी इसका करीब लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब इसके जो इस एरिया को नेशनल पार्क बनने का जो की पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि 1981 में पहली बार इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया, मतलब उसको घोषित किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित किया गया, जिसे 2018 में आकर इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा है और अब उसका अपग्रेडेड वर्जन नेशनल पार्क है। तो 2018 में इसे नेशनल पार्क के रूप में इसको मान्यता मिली। और इसके जो ये जो पूरा एरिया है वो इसका एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इस पूरे एरिया का। प्राचीन काल से ही ये जो पूरा एरिया है वो काफ़ी एक घना जंगल हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आज के डेट में बसाया गया हो, बल्कि प्राचीन सदियों से यह वो एरिया पूरा जंगल का, चंबल का पूरा वो एरिया है और बहुत ही घना उनका पूरा जंगल हुआ करता था वहाँ पे। और इसके संबंध में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक फैक्ट्स भी हमें जो रिसर्च करने के दौरान मिले और वो फैक्ट मैं आप लोगों के सामने ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि 1564 में मतलब 1564 में जब वो मालवा से वो दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं तो हज़ारों की संख्या में वो हाथी को अपने साथ लेके आते हैं इस एरिया से, मतलब इन जंगलों से उनको पकड़ के हाथी वो अपने साथ लेकर आते हैं। और दूसरा जो इसका एक ऐतिहासिक फैक्ट और भी जो इंटरेस्टिंग है वो है कि 1902 में जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश पे और ये जो पूरा एरिया था वो ग्वालियर जो राजघराना है उसके अंतर्गत पड़ता था और ये जो पूरा जंगल था वो उनका एक शिकारगाह भी था, ये हम कह सकते हैं शिकारगाह, क्योंकि राजा महाराजाओं के शौक़ तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जानवरों को मारना उनके लिए पता नहीं क्या एक बड़ी ही शान की बात हुआ करती थी। तो 1902 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन को उस समय के जो ग्वालियर के महाराजा थे माधवराव सिंधिया प्रथम, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को अपने यहाँ आमंत्रित किया शिकार करने के लिए। और लॉर्ड कर्जन जब वहाँ पे आते हैं तो उन्हें वो पूरा एरिया बहुत अच्छा लगता है और वो इनसे माधवराव से कहते हैं कि यह एरिया
जो एशियाटिक लाइन प्रजाति, जो एशियाटिक लाइन है, मतलब जो शेर है, उसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले भी शेर हुआ करता था, और यह आखिरी जो यहाँ पे जो आखिरी जो शेर था उसे 1872 में यहाँ पे गुना के पास ख़त्म कर दिया गया था। तो वो एक ऐतिहासिक रूप से उस एरिया में शेर की पूरी आबादी थी, जो कि 1872 में जो कि ख़त्म हो गई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यहाँ पे शेर को मतलब फिर से बसाया जाना चाहिए, और उन्होंने उनको सुझाव दिया माधवराव को कि क्यों ना उस वक्त, क्योंकि जूनागढ़ का जो एरिया है, जो गीर का एरिया है, जो कि जूनागढ़ के प्रिंसली स्टेट के अंदर आता है, तो मतलब उस वक्त का प्रिंसली स्टेट जो था वो उनके अंदर आता था, तो वहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में शेर हुआ करते थे। तो उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने उनको सुझाव दिया कि आप जूनागढ़ के महाराज से बात कीजिए और उनको बोलिए कि कुछ शेर आपके इस जंगल के लिए भेजें। और लॉर्ड कर्जन ने अपनी तरफ से भी उनको एक पत्र लिखा कि आप कुछ शेर जो है वो कूनो के जंगलों में भेजिए। मगर ये जूनागढ़ की जो मतलब प्रिंसली जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे, उनके लिए बड़ा ही ये गर्व की बात थी कि पूरा मतलब शेर जो है वो सिर्फ उनके जंगलों में है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी शेर नहीं है। तो वो बड़े ही मतलब रिलक्टेंट थे कि नहीं, हम अपने यहाँ से शेर और कहीं नहीं भेजेंगे। हालांकि ब्रिटिश को मना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करते रहे और आखिर वहाँ से शेर कूनो के जंगलों तक नहीं पहुँच पाया। जब उनकी ये बात पूरी नहीं हो पाई, जूनागढ़ के महाराजा ने जब शेर नहीं भेजा, तो लॉर्ड कर्जन ने एक और सुझाव दिया कि उस वक्त का एक और देश था जहाँ पे शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो थी अबिसिनिया, जिसे अब अभी इथोपिया कहा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन ने वहाँ के राजा को एक पत्र लिखा कि आप कुछ शेर हिंदुस्तान ग्वालियर के पास जो कूनो पूरा जंगल है वहाँ पे भेजा जाए। तो वहाँ के जो राजा थे, अभी जो इथोपिया के उस समय के जो भी शासक थे, उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उनके इस आग्रह को माना, और वहाँ से 10 शेर भारत के लिए रवाना हुए। और ये सारे जो 10 शेर सबसे पहले मुंबई हार्बर उतरते हैं, और लेकिन इनमें से 3 शेर की मृत्यु वहीं पे मुंबई पहुँचते पहुँचते हो जाती है, और सिर्फ 7 शेर बच पाते हैं, और जो कि गुना के जंगलों तक पहुँच पाते हैं। बाद में ये जो 7 शेर थे वो काफ़ी मतलब खूंखार हो गए और आदमखोर हो गए, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब हत्या कर दी, शिकार कर लिया। वहाँ के जो भी लोगों के जानवर हुआ करते थे उनको खा जाते थे, और इसकी वजह से इन्हें ख़त्म करना पड़ा। तो इस तरीके से कूनो में जो एक शेर का जो एक ऐतिहासिक महत्व था कूनो का शेर के लिए, वो फिर जो एक ग्वालियर के महाराजा ने एक प्रयास किया कि फिर से वहाँ पे शेरों को बसाया जाए, वो सफल नहीं हो पाया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि यह आदेश था कि क्योंकि एशियाटिक शेर की पूरी जो प्रजाति है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ गिर के जंगलों में ही मिलते हैं, जो गिर नेशनल पार्क है। और यह अपने आप में एक बड़े ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या फिर किसी भी तरह की कोई महामारी होती है, तो पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हो सकती है। और यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव्स जो हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक चिंता का विषय है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये एक आदेश दिया कि गिर से कुछ शेर को कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन इस वक्त भी गुजरात की सरकार इस चीज़ को नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह प्राइड की बात थी कि जो शेर है वो सिर्फ उनके पास है, बाकी हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। तो यह जो एक सुप्रीम कोर्ट का प्रयास था वो भी सफल नहीं हो पाया। फिर आगे चल के जब 2020 में चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली और उसके लिए जब जगह की खोज की गई, तो कूनो नेशनल पार्क पे जाके यह खोज जो है ख़त्म होती है। जो वाइल्ड लाइफ जो कमेटी बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव्स की, तो उनका ये मानना था कि कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है वो चीता के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फिर इस जगह पे चीता को फिर इस जगह को इस तरीके से फिर से पूरी तरीके से तैयारी की गई, और जो नामीबिया से 8 चीता आया है उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। आगे यह कोशिश है कि कुछ और चीता को यहाँ लाया जाए, और इस पूरे जंगल में कम से कम 35 से 40 अगले कुछ वर्षों में चीता की संख्या 35 से 40 कर दी जाए। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, कि इस जंगल जो चीता बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपनी एक संवेदना देते हैं, हम अपनी एक शुभकामनाएं देते हैं उन लोगों को जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए,
और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भारत के जंगलों में चीता फले फूले, ताकि हमें फिर से दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार वाले जीव को देखने का मौका मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो हमेशा की तरह डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच से शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।